हेलो स्टूडेंट्स। तो आज रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम रिलेशन और फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो एनसीईआरटी में हमको दे रखे हैं। ठीक है, पिछली बार मैंने आपको इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बताया था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होता है। तो उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे। शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 से। तो ध्यान से समझना क्या क्या चीज़ें दी हैं और क्या हमको प्रूफ करना है। देखो यहाँ प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है ये। एक बात बताओ पहले, तो मुझे पहले जरा क्वेश्चन की पूरी डिटेल समझ लेते हैं क्या दिया है। टी एक सेट है, ऑल ट्रायंगल, दुनिया के सारे ट्रायंगल इस टी के अंदर है। तो टी सेट है, ऑल ट्रायंगल्स, दुनिया के नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा इस प्लेन के। एक प्लेन है कोई भी, मान लीजिए यही खुद प्लेन है, ये भी एक प्लेन है। इस प्लेन में मैं जितने ट्रायंगल बना लूँगा वो सब इस टी के अंदर है। ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, एक प्लेन के अंदर आने वाले सारे ट्रायंगल्स का सेट टी है। अब इसमें बच्चों देखो सुनो, मान लो एक प्लेन ये है, बिल्कुल ध्यान से समझते जाना, ये प्लेन है। इस प्लेन के अंदर बहुत सारे ट्रायंगल हो सकते हैं, बहुत तरीके के हो सकते हैं। एक ट्रायंगल मान लो ऐसा है, एक ट्रायंगल ऐसा है, एक ट्रायंगल ऐसा है, दूसरा ट्रायंगल ऐसा है। इसी तरीके के बहुत सारे ट्रायंगल हैं। एक का नाम T1, एक का नाम T2, एक का नाम T3, एक का T4। इस तरीके से बहुत सारे ट्रायंगल इस प्लेन के अंदर हो सकते हैं। तो क्या मैं इसको, ये तो हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म जो इसने दिया है। सेट बिल्डर फॉर्म समझ लीजिए, एक तरीके से स्टेटमेंट दे रखा है, टी सेट का स्टेटमेंट दे रखा है। क्या हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते कि इसके अंदर ट्रायंगल है T1, T2, T3 और ये अलग अलग तरीके के, सब तरीके के सारे ट्रायंगल जितने पॉसिबल हैं इसमें सारे हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? वे इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। अब देखो R क्या दिया है। R जो है, R इज ए रिलेशन इन T, T के अंदर एक रिलेशन है। तो इसका मतलब R एक रिलेशन है जो T से T पर मैप हो रहा है, मतलब जिसका डोमेन भी T है ये सेट, और जिसका कोडोमेन भी T है यही सेट। ठीक है, अगर मैं इस R को दिखाऊं तो ऐसे दिखाऊंगा पिक्चर नोटेशन में कि डोमेन में भी T और कोडोमेन भी आपका T, और T से T पर ये रिलेशन R है, T से T पर ये रिलेशन R है। ठीक, इधर भी कुछ ट्रायंगल्स हैं, इधर भी कुछ ट्रायंगल्स हैं। अब ये रिलेशन दिया क्या है, अब उसे पढ़ लो। रिलेशन क्या दिया है? रिलेशन दिया है T1 का T2 से रिलेशन है, मतलब एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल से रिलेशन है। T1 इधर होगा, T1 ट्रायंगल जो होगा वो इधर होगा। इधर का कोई भी जो ट्रायंगल है वो T1 मान लिया हमने उसको, ठीक है ना, जनरल ट्रायंगल ले लिया ये इधर वाले सेट का, और T2 इधर होगा। तो T1 का T2 से कनेक्शन है, लेकिन ऐसे दो ट्रायंगल का कनेक्शन है आपस में जो आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। समझते हो ना कॉन्ग्रेंट? चलो ठीक है सर। तो अब T1 T2 के साथ कॉन्ग्रेंट है तो उनका आपस में कनेक्शन होगा। अब मान लो एक ट्रायंगल ऐसा है और उसी के जैसा बिल्कुल एक और ट्रायंगल है, तो इनका आपस में कनेक्शन होगा क्योंकि ये कॉन्ग्रेंट हैं आपस में। ठीक है, कॉन्ग्रेंट की कंडीशन सब आपको पता होंगी। तो ये आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, तो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स का आपस में कनेक्शन है। चलो अब हम इसको, ये जो R दिया है आपको, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। क्या आप इसको रोस्टर फॉर्म में बना सकते हैं? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि T1 भी बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट हैं। पहले वाले ट्रायंगल सेट के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट हैं, दूसरे वाले ट्रायंगल सेट के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट हैं। अब उनको आपस में कौन सा किससे कनेक्ट हो रहा है, अलग अलग, अगर हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स होते और हमें पता होता कि इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो हम बना पाते। तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं बना पा रहे, तो सेट बिल्डर फॉर्म में ही हमें इसको करना पड़ेगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इसको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा सेट बिल्डर फॉर्म में? तो सर रोस्टर में तो हमारे से करना आता है। रोस्टर में क्या करते थे वो तो हमारे साथ है कि हम ये देख लेते थे कि ए का ए से एलिमेंट का ए से, ए का ए से होना चाहिए, ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए। सिमेट्री के लिए ए का बी से होगा तो बी का ए से भी उसी के अंदर होना चाहिए।
ठीक है, इसी तरीके से ट्रांजिटिव को देखते थे, तो हम रोस्टर फॉर्म को इजीली देख पाते थे। तो सेट बिल्डर के लिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं। आपको सबसे पहले हेडिंग लगाना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में आपको अपनी तरफ से ये लेट करके चलना है, लेट T1 कॉमा T1, T1 कॉमा T1, मतलब T1 एक ट्राइंगल है पहले सेट में और T1 ही एक ट्राइंगल है दूसरे सेट के अंदर। दोनों सेम इसलिए ले रहा हूं, ये लेट कर रहा हूं कि ये R के अंदर हैं। तो भाई R के अंदर तो ये तभी होंगे ना जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने ये मान लिया कि T1 का रिलेशन T1 से है, या ऐसे कह लो T1 कॉमा T1 R के अंदर है। तो इसका मतलब T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T1। तो इसका ये तो तभी होगा ना, T1 आपने लेट कर लिया कि T1 का T1 के साथ रिलेशन है, तो T1 दैट इज इंप्लाइज T1 कॉन्ग्रेंट टू T1। क्या ये बात सच है? कोई भी ट्राइंगल अपने आप के कॉन्ग्रेंट होता है? हाँ बिल्कुल, ये बात सच है। एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट is true for every element of T। T सेट के सारे एलिमेंट के लिए ये बात ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। खुद सोचो, कोई भी ट्राइंगल, मान लीजिए इधर भी है वो ट्राइंगल और वो ट्राइंगल इधर भी होगा, जरूर होगा सर। क्यों होगा वो ट्राइंगल इधर भी? क्योंकि इधर भी तो T सेट ही है। तो खुद का उसका अपने साथ ही बनेगा कि नहीं? अपने साथ ही कनेक्शन बनेगा कि नहीं? अपने साथ रिलेशन बनेगा कि नहीं? बिल्कुल बनेगा। मान लो ट्राइंगल इस टाइप का है तो वो ट्राइंगल इस टाइप का इधर भी होगा, तो उसका अपने साथ ही रिलेशन बनेगा। तो अपने साथ ही रिलेशन बनता है तो वो रिफ्लेक्सिव होता है, मतलब T1 का रिलेशन T1 से होता है तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। तो बिल्कुल सच बात है कि हर एक ट्राइंगल का पेयर यहाँ पे बन रहा है, कोई भी ट्राइंगल हो उसका पेयर यहाँ पे बन रहा है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ T। सो R इज रिफ्लेक्सिव। तो R जो है यहाँ पे क्या है? रिफ्लेक्सिव है। R रिलेशन क्या है यहाँ पे? रिफ्लेक्सिव है। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी कि रिफ्लेक्सिव हमने कैसे प्रूफ किया। क्योंकि आपको क्या लेना है सबसे पहले, बिल्कुल ये मतलब आपको रटा रटाया मेथड है। आपको क्या करना है, जब भी आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन दिया हो तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए आपको लेट कर लेना है पहले कि A कोमा A उसके अंदर है। अब यहाँ पे ट्राइंगल्स थे तो T1 कोमा T1 मैंने उसके अंदर लेट कर लिया, पहले R के अंदर है, या कह लो T1 का T1 से रिलेशन है। फिर उस स्टेटमेंट को अप्लाई करके देखा, क्योंकि अगर T1 का T2 से रिलेशन होता है तो वो तभी तो होता है ना जब T1 और T2 आपस में कॉन्ग्रेंट हो। ऐसे T1 का T1 से आपने रिलेशन माना है तो वो तभी होगा ना जब T1 का T1 के साथ कॉन्ग्रेंट हो। T1 और कोई भी ट्राइंगल अपने आप के साथ कॉन्ग्रेंट होता है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव आ गया। ठीक, पहला स्टेटमेंट आपको क्लियर हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव है। चलो अब ये मैं यहां से ये थोड़ा सा इतना हटाऊंगा, क्वेश्चंस को रखूंगा। अब आता है बच्चों सिमेट्रिक। तो हेडिंग लगाएंगे सिमेट्रिक रिलेशन। देखो कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है? तो A का B के साथ रिलेशन हो तो वापस B का A के भी साथ रिलेशन होना चाहिए, तब वो सिमेट्रिक हो जाता है। ठीक है ना? जितने भी पेयर A कोमा B वाले हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग B कोमा A वाले भी पेयर उसके अंदर होने जरूरी है। अब चलिए इसमें कैसे करना है, किस तरह से? सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है तो हमें किस तरह से करना है? रोस्टर फॉर्म वाला तो आता है, हमसे कर लिया पहले भी। चलो तो सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस तरह से मानते हैं हम। इसमें भी ऐसे ही मानना है, लेट करना है A का B के साथ रिलेशन है। ठीक है, अब यहाँ A कोमा B की जगह ट्राइंगल्स दे रखे तो आप T1 कोमा T2 ले लो। T1 का T2 के साथ रिलेशन है, यानी कि T1 कोमा T2 R के अंदर है, और ये प्रूफ कर दो कि T2 कोमा T1 भी R के अंदर होगा। चलो अच्छा एक बात बताओ, अगर T1 कोमा T2 R के अंदर है तो वो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेंगे, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे? हाँ, क्योंकि रिलेशन ही है तभी तो उनका आपस में रिलेशन बनेगा, जब वो इसे सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो इसका मतलब हो गया
कि T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2। बिल्कुल। क्या हम इसको उल्टा लिख सकते हैं? T1 T2 के साथ कॉन्ग्रेंट है, तो क्या T2 T1 के साथ कॉन्ग्रेंट है? बिल्कुल। T2 इज कॉन्ग्रेंट टू T1। T2 भी T1 के साथ कॉन्ग्रेंट, बिल्कुल। देखो ध्यान से समझना, T1 T2 के साथ कॉन्ग्रेंट है। सोचो, T1 और T2 कॉन्ग्रेंट है, तो क्या T2 T1 के साथ कॉन्ग्रेंट होगा? बिल्कुल होगा। तो T2 अगर T1 के साथ कॉन्ग्रेंट होगा तो इसका मतलब T2 का रिलेशन T1 से होगा। तो T2, T1 भी R के अंदर है। अब देखो, हम T1, T2 R के अंदर लेके चले थे, लेट करके चले थे, और T2, T1 R के अंदर आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि T1, T2 अगर R के अंदर है तो T2, T1 भी R के अंदर हो रहा है। यहां पे इंप्लाइज कर दिया इस बात ने। तो इसका मतलब तो ये रिलेशन क्या हुआ? सो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। ये रिलेशन सिमेट्रिक हो जाता है, क्योंकि ये T2, T1, आपने T1, T2 जो लिए थे, ये कोई भी रैंडम आपने पेयर उठाया था, फिर उस पेयर का उल्टा देखा कि क्या उसमें पॉसिबल है, तो बिल्कुल आ रहा है। क्योंकि T1 T2 के कॉन्ग्रेंट है तो T2 T1 के कॉन्ग्रेंट होगा। तो इसका मतलब T2 का T1 के साथ रिलेशन इसमें बैठ रहा है। तो जो भी पेयर आप उठाओगे उसका उल्टा भी उसमें बैठ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। इसके बाद डालोगे बच्चों ट्रांजिटिव डालोगे, फिर हेडिंग लगाओगे ट्रांजिटिव। इसमें क्या लेके चलना? इसमें भी कुछ इसी तरह से लेट करना। लेट करो, T1 का T2 के साथ रिलेशन है, मतलब T1, T2 R के अंदर है, एंड T2, T3 R के अंदर है। T1, T2 R के अंदर है, इसका मतलब T1 का T2 से रिलेशन है और T2 का T3 से रिलेशन है। तो हमें क्या प्रूफ करना है? कि T1 का T3 से भी रिलेशन होगा। अब एक बात सोचो, अगर T1 का T2 से रिलेशन है तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2, एंड बीच में एंड लगा हुआ है। पहले स्टेटमेंट का मतलब तो ये हो गया कि T1 का T2 से रिलेशन है तो T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2, एंड T2 इज कॉन्ग्रेंट टू T3। अब एक बात सोचो, T1 तो T2 के जैसा है, ऐसे वैसे मतलब आपको एक एग्जांपल से दे रहा हूं। T1 तो T2 के जैसा है और T2 T3 के जैसा है, तो T1 T3 के जैसा होगा कि नहीं? इसका मतलब T1 तो T2 के साथ कॉन्ग्रेंट है और T2 T3 के साथ कॉन्ग्रेंट है, तो भैया सीधी सी बात है, T1 T3 के साथ कॉन्ग्रेंट हो गई होगा। दैट इज इम्प्लाइज T1 इज ऑल्सो कॉन्ग्रेंट विद या टू T3। इसका मतलब तो ये आ गया कि अगर T1 T3 के साथ कॉन्ग्रेंट है तो T1, T3 भी R के अंदर होगा, R से बिलोंग करता है। T1, T2 R के अंदर है, T2, T3 R के अंदर है, और ये इंप्लाइज हो गया कि T1, T3 भी R के अंदर है। फॉर ऑल T1, T2, T3 बिलोंग्स टू T। T के अंदर जितने भी एलिमेंट उसके पेयर में आ रहे हैं, उन एलिमेंट्स के सभी के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो R इज ट्रांजिटिव। अब कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव हो गया, तो इसका मतलब तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस हो गया। R इज इक्विवेलेंस। R इज इक्विवेलेंस। ये बच्चों आपको ध्यान, ये है टेक्निक करने की। बहुत आसान, बहुत आपको तरीके से समझ में आ गई होगी, और अभी कई क्वेश्चन करेंगे तो आपको और बढ़िया से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करूंगा, इसे करने में काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करूंगा, अब समझ में आ जाएगा आपको।
चलिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। एक बात सोचो, पहले तो क्वेश्चन पढ़ो क्या है। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन। किसी एक प्लेन के अंदर, मान लो ये प्लेन है, इसके अंदर दुनिया की जितनी लाइन, इस प्लेन के अंदर जितनी लाइनें आ सकती है, ऐसी 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 कैसी भी लाइनें हैं, उन सब का सेट है एल। तो एल इज द सेट ऑफ लाइंस इन ए प्लेन। एक प्लेन के अंदर आने वाली सारी लाइंस का सेट है। आर एक रिलेशन है जो एल एल पर है, तो आर इज रिलेशन जो एल से एल पर है। एल पर होने का मतलब हुआ एल से एल पर, तो इसका मतलब डोमेन भी एल और कोडोमेन भी एल। इसका मतलब इधर भी लाइंस हैं, इधर भी लाइंस है, वही सारी लाइंस हैं आपस में। अब ऐसी दो लाइंस के बीच में रिलेशन है, L1 का L2 के साथ रिलेशन है। ऐसी दो लाइंस जो आपस में परपेंडिकुलर है। मान लो एक लाइन तो यहाँ है ऐसे और एक लाइन है ऐसे, तो इनका आपस में रिलेशन बन गया क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर है। ऐसे ही ये लाइन है ऐसे और ये लाइन है ऐसे, तो ये भी आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनका रिलेशन बन गया। इस तरीके से रिलेशन बन रहा है। अब शो करो कि आर एक सिमेट्रिक लेकिन नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन है। मतलब सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। चलो देखते हैं। एक बात बताओ, सब मैंने बताया कि आर जो दे रखा है आपको वो कौन सी फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में, और उसको रोस्टर में लिखना पॉसिबल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट लाइन तो इसमें है, इनफाइनाइट लाइन इसमें है। अब कौन कौन सी हैं ये भी नहीं पता, कैसे कैसे हैं, ऐसी है ऐसी है ऐसी, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, तो इसे रोस्टर में लिखना तो पॉसिबल है नहीं। तो सेट बिल्डर में करने के लिए क्या करते थे, तो सर पहले हेडिंग लगाते थे रिफ्लेक्सिव। मैंने तरीका जो बताया है उस तरीके पे आगे बढ़ते जाइए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते थे, लेट करते थे ए का ए से रिलेशन। अब यहाँ लाइन है तो लाइन L1 का खुद अपने आप से रिलेशन है, ये हमने लेट कर लिया। लेकिन ये रिलेशन तो तभी माना जाएगा ना जब ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा होगा। रिलेशन तो ये है, L1 का L2 से रिलेशन तब है जब L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर है। अब यहाँ L1 का L1 के साथ रिलेशन होने का मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू L1, ठीक है ना। वो इस स्टेटमेंट को ट्रू बनाएगा। L1 का L2 से रिलेशन कब था, जब L1 और L2 परपेंडिकुलर थे। ऐसे ही हमने इसके अंदर माना कि L1 का L1 से रिलेशन है, ठीक है, L1 L1 R के अंदर है, तो वो तभी होगा ना जब L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। अब क्या ये बात सच है? कोई भी लाइन, मान लो ये लाइन है, ये अपने आप के ही परपेंडिकुलर है? नहीं, गलत बात। बट इट इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट। लेकिन ये स्टेटमेंट सही नहीं है। L1 खुद अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं है। इसका मतलब आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने माना था इसके अंदर कि L1 का L1 के साथ रिलेशन है, वो बात हमारी रॉन्ग निकली। सो आवर assumption इज रॉन्ग। हमारी जो assumption है, जो हमने माना था, वो गलत है। चलो ठीक है, अब वो गलत है तो इसका मतलब L1 का L1 के साथ रिलेशन नहीं होगा, मतलब L1 L1 R के अंदर नहीं होगा। और जब A A R के अंदर नहीं होता तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता। thus R is not reflexive relation। तो R एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। चलिए अब सिमेट्री देख लेते हैं। तो अब लगाएंगे सिमेट्रिक, हेडिंग लगाइए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है या नहीं, तो इसमें क्या करते थे हम, इसमें मानते थे कि लेट कर लो ए का बी के साथ रिलेशन है, मतलब L1 का L2 के साथ रिलेशन हमने लेट कर लिया। और अगर हम ये प्रूफ कर पाए कि L2 का L1 के साथ भी रिलेशन है तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। चलो देखते हैं। देखो, हमने ये माना है कि L1 L2 का रिलेशन है, तो इसका मतलब L1 इज
परपेंडिकुलर टू L2। क्या उल्टा पॉसिबल है? L1 L2 के परपेंडिकुलर, देखो ये रही L1 और ये रही L2, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर। L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो क्या हम इसका उल्टा भी पॉसिबल कह सकते हैं कि L2 L1 के परपेंडिकुलर हो? बिल्कुल, देख लो L1 L2 के साथ 90 डिग्री पे है, तो L2 L1 के साथ भी तो 90 डिग्री पे है। इसका मतलब हम यहाँ से इसको रिवर्स भी लिख सकते हैं कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। इसका मतलब तो ये हुआ कि L2 का L1 के साथ रिलेशन है, L2 L1 भी R के अंदर है। तो देखो सिमेट्री आ गई। हम लेके चले थे L1 L2 R के अंदर है, और हमने इम्प्लाइज कर दिया कि L2 L1 भी R के अंदर है। फॉर ऑल L1 L2 जो कि L के एलिमेंट है, सभी जितने भी ऑर्डर्ड पेयर के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं L1 और L2, उन सभी के लिए ये बात ट्रू है। तो इसका मतलब R इज सिमेट्रिक, सो R इज सिमेट्रिक। ठीक, अब डालो ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक तो आ गया, रिफ्लेक्सिव नहीं आया था, देखो याद करो। ट्रांजिटिव के लिए सर हम मानते थे, फिर से लेट करेंगे, L1 का L2 के साथ रिलेशन है एंड L2 का L3 के साथ रिलेशन है। ठीक है, L1 का L2 के साथ, L2 का L3 के साथ। क्या L1 का L3 के साथ निकल के आएगा? चलो देखते हैं। पहले तो ये देखो, L1 का अगर L2 से होगा तो L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, या L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। अब सोचो, L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 मान लो तीसरी लाइन है L3 इसके परपेंडिकुलर है, तो क्या L1 और L3 आपस में परपेंडिकुलर है? फिगर के अकॉर्डिंग तो L1 और L3 पैरेलल आ रहे हैं, है ना? L1 और L3 परपेंडिकुलर तो आ नहीं रहे। इसका मतलब यहाँ से हम ये कहेंगे, बट डेट इज इम्प्लाइज L1 एंड L3 आर नॉट परपेंडिकुलर। जब वे परपेंडिकुलर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ L1 L3 R के अंदर नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, सो R इज नॉट ट्रांजिटिव। और देखो यही हमें प्रूफ करना था कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, सिर्फ सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक आ रहा है। तो ये बेटा आपको मैंने जो तरीका बताया ना, ये बहुत ही गजब है। मतलब एक एक हेडिंग को लगाते जाइए और उसको सिंपली सॉल्व करते जाइए। बहुत ही आसान लैंग्वेज में आप इसको कर सकते हो और सारा पता भी चलेगा। मतलब कुल मिला के एग्जामिनर को एक्सप्लेन करना इससे बहुत इजी हो जाता है। चलो हटाता हूँ इसको। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 पे आते हैं। एनसीईआरटी का 4 हम कर चुके थे पिछली वीडियो में, 5 करते हैं। इसमें क्या क्या बोला है देखो, शो करना है कि रिलेशन R जो है किसी सेट Z पर है। Z है इंटीजर्स का सेट, तो सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। Z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स हमें पता है क्या होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ये होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। अब रिलेशन R जो है वो Z से Z पर है, इधर भी Z, इधर भी Z और Z से Z पर ये रिलेशन R है। अब रिलेशन R A का B के साथ है। मान लो इधर का एलिमेंट जनरल A ले लो, इधर का B ले लो, तो A का B के साथ है, और वो तब है जब A - B 2 से डिवाइड हो जाए। A - B 2 से डिवाइड हो जाए, या कह लो 2 डिवाइड्स A - B, 2 A - B को डिवाइड करते। तो ऐसा किस किस के बीच में बन रहा है? तो देखो, पहले
मैं आपको बताऊं, इसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट है, इसके भी। अगर आप ये फिलहाल आर सेट बिल्डर फॉर्म में, अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में बनाने की कोशिश करोगे तो बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, मतलब नहीं बना पाओगे। कुल मिला के ये है कि जैसे 0 का 1 से, 0 का -1 से, 0 का 2 से, 0 का -2 से, इनसे देखते ही रह जाओगे तो बहुत सारे एलिमेंट है, इनफाइनाइट है, तो बनाना मुश्किल है। तो क्या करें इसको? इसको तरीका मैंने बताया। सेट बिल्डर फॉर्म में करने के लिए पहले डालो रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में ए का ए के साथ रिलेशन चेक, लेट कर लो, इसके अंदर लेट करो कि ए का ए के साथ रिलेशन है, मतलब ए कोमा ए आर के अंदर है। देखो ए कोमा ए आर के अंदर तो तभी होगा ना जब वो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगा। हाँ बिल्कुल, ये तभी होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। तो ए बी की जगह भी यहाँ ए लिखना है, ए का ए से देख रहे हैं ना, ए माइनस ए। तो ये आ गया स्टेटमेंट 2 डिवाइड्स 0। 2 0 को डिवाइड करता है, तो ये तो बात सच है भाई। 2 जो है 0 को डिवाइड कर सकता है 0 टाइम्स। अगर मैं 0.2 लिख दूं तो 0 आ जाएगा। तो 2 0 को डिवाइड कर सकता है, ये बात सच है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है ना बच्चों, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। आर इज रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि ए कोमा ए कोई भी एलिमेंट है, तो आप यहां पे भी लिख सकते हो 2 डिवाइड्स 0 फॉर ऑल, या फॉर एवरी आएगा, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड। जेड के सारे एलिमेंट्स के लिए ए कोमा ए आर के अंदर है, या ए का ए के साथ रिलेशन है। जेड के सारे एलिमेंट, कोई सा एलिमेंट उठा लेना, सब के लिए हो जाएगा, क्योंकि ए माइनस ए तो 0 ही आना। अगर यहाँ पे आप ए की जगह 1 उठाओगे तो 1 - 1 भी 0 आएगा, तो 1 का 1 के साथ रिलेशन है। अगर ए की जगह 2 रखोगे तो 2 - 2 भी 0 आएगा, तो 2 का 2 के साथ रिलेशन है। मतलब सबका रिलेशन आपस में एक दूसरे के साथ है। 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, जितने भी एलिमेंट हैं इसके अंदर सबका। ठीक हो गई बच्चों बात? अब बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्री की। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक लगा लो और लेट करो कि ए का बी के साथ रिलेशन है, मतलब ए कोमा बी आर के अंदर है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ए कोमा बी आर के अंदर तो तभी होगा ना जब 2 उसको डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। अगर 2 ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा होगा तो फिर तो सर 2 बी माइनस ए को भी डिवाइड ही कर रहा होगा। डिवाइड्स बी माइनस ए ऑल्सो। सोचो कैसे? एक बात बताओ, जैसे 2 3 - 9 को डिवाइड कर रहा, ऐसे ही मैं बना के दिखाता हूँ। 3 - 9 को डिवाइड कर रहा है 2, हाँ कर रहा है, क्योंकि 3 - 9 बचा -6/2, तो कट रहा है उससे -6। तो क्या वो 9 - 3 को भी डिवाइड करेगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि 9 - 3 6 आएगा और 6/2 भी 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर 2 a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो ये 2 b माइनस ए को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि a और b इंटीजर्स हैं। अगर ये a माइनस बी को भी डिवाइड कर रहा है और b माइनस ए को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब b कोमा a आर के अंदर हो गया। a कोमा बी को आर के अंदर आपने लेट किया था और उसने इंप्लाइज कर दिया कि b कोमा ए भी आर के अंदर है। फॉर ऑल a कोमा बी बिलोंग्स टू जेड। जेड के वे सारे एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर में यूज हो रहे हैं उनके सबके लिए, या कह लो सारे ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा ऑर्डर्ड पेयर भी आर के अंदर है। तो इसलिए आर इज सिमेट्रिक। इसलिए आर क्या है बच्चों? सिमेट्रिक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव और फिर कैसे देखा सिमेट्रिक, और अब देखेंगे ट्रांजिटिव। अब हेडिंग लगा दीजिए ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या मान के चलते थे आप? लेट करते थे ए का बी के साथ रिलेशन है एंड
बी का सी के साथ रिलेशन है, ठीक है ना। ए बी सी जो है ये जेड के एलिमेंट है, इंटीजर है मतलब। तो क्या ए का सी के साथ रिलेशन है? चलो देखते हैं। अब हम ये कहेंगे कि अगर ए का बी के साथ रिलेशन है तो टू डिवाइड करेगा ए माइनस बी को, एंड बी का सी के साथ रिलेशन है तो टू डिवाइड करेगा बी माइनस सी को। अगर टू डिवाइड करेगा ए माइनस बी को तो मैं ये कह सकता हूं कि ए माइनस बी अपॉन टू करके एक इंटीजर आएगा I1, मतलब ए माइनस बी को टू से डिवाइड करके एक इंटीजर आ रहा है, तभी तो डिवाइड कर रहा है वो उसको। हाँ बिल्कुल सर। एंड ऐसे ही b माइनस सी को टू डिवाइड कर रहा है तो b माइनस सी को टू से डिवाइड करके एक दूसरा इंटीजर आ रहा है, I2 मान लो उसको। ये इंटीजर I1 और I2 इंटीजर्स हैं कुछ भी। भाई ऐसे देखो, ऐसे सोचो, टू जो है वो a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ। चलो, a की वैल्यू मान लो 3 है और b की वैल्यू मान लो 1 है, तो 3 माइनस 1 और अपॉन में 2, 3 माइनस 1 अपॉन में 2। दो इंटीजर्स आपस में एक दूसरे को माइनस करके 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 माइनस 1 बचा 2 अपॉन में 2, 2 से 2 कटा तो 1 आ गया। इसका मतलब ये है ये I1 आ गया या इंटीजर आ गया कोई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो a माइनस बी अपॉन में 2 की वैल्यू एक इंटीजर होगी। इसको I1 छोड़ो, इंटीजर ही लिख दो और बोलो। लो इंटीजर, यहाँ पे भी इंटीजर। अब तो खुश? चलो, तो ये इंटीजर है। अब एक बात बताओ, अगर ये a माइनस बी अपॉन टू भी इंटीजर है और b माइनस सी अपॉन टू भी इंटीजर है, अगर दो इंटीजर को आपस में ऐड कर दूँ तो भी इंटीजर ही आएगा। तो इसका मतलब a माइनस बी अपॉन टू प्लस b माइनस सी अपॉन टू बराबर आ जाएगा इंटीजर प्लस इंटीजर, तो वो भी इंटीजर आएगा कि नहीं। अगर ये दोनों इक्वेशन मैंने ऐड कर दी तो इंटीजर और इंटीजर ऐड होके इंटीजर आ गया, और a माइनस बी अपॉन टू बी माइनस सी अपॉन टू एक इंटीजर था ही, उनको ऐड कर दिया। अब देखो जरा ये क्या बन गया, इनका एलसीएम आ गया 2, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी एक इंटीजर है, b से b कट गया, तो इसका मतलब a माइनस सी अपॉन टू एक इंटीजर है। अब एक बात सोचो, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि a माइनस सी अगर एक इंटीजर है, a माइनस सी अगर एक इंटीजर है तो ये वाली कंडीशन बन गई कि a का c के साथ रिलेशन है, a माइनस सी अपॉन टू एक इंटीजर है, तो इसका मतलब तो ये हुआ 2 डिवाइड्स a माइनस सी, 2a माइनस सी को डिवाइड कर रहा है, यही तो हुआ ना। तो इसका मतलब तो हुआ सर कि a का c के साथ रिलेशन है, a कॉमा सी R के अंदर है। सो फॉर ऑल, इसमें लिख दो फॉर ऑल a कॉमा बी कॉमा सी, जितने भी a कॉमा बी कॉमा सी है जेड के, मतलब सारे इंटीजर्स के लिए ये बात ट्रू हो रही है जितने ऑर्डर्ड पेयर में काम आ रहे हैं। तो यहां से निकल के आया कि ये सो R इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी हो गया। हम लेके चले थे a का b के साथ रिलेशन, b का c के साथ रिलेशन, और बाद में इंप्लाइज करा दिया कि a का c के साथ रिलेशन, a का b से, b का c से, तो सीधा a का c से रिलेशन हमने प्रूफ करा दिया। तो R क्या हो गया, एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव। अब देखो ये आपका रिफ्लेक्सिव भी आ गया, ये सिमेट्रिक भी आ गया, ये ट्रांजिटिव भी आ गया, तो इसका मतलब R इज इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है बच्चों। मेरे ख्याल से आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है ना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 से पहले लास्ट एग्जाम्पल है आपका, 1.1 शुरू करने से पहले का लास्ट एग्जाम्पल। देखो इसमें क्या दिया, लिख दिया मैंने आपके सामने, पढ़ते हैं। आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट ए
ए सेट आपको दिया हुआ है इस बार। ए इस बार ऐसा सेट नहीं है कि जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट हो, केवल 7 एलिमेंट्स का सेट है। 1 2 3 4 5 6 7। बाई रिलेशन भी दे रखा है। ए और बी के बीच में रिलेशन है जब वे दोनों या तो ओड होते हैं या इवन होते हैं। मतलब ए का बी के साथ रिलेशन है जब बोथ ए एंड बी आइदर ओड, या तो दोनों ओड, और इवन या दोनों इवन, तो तब उनके बीच में रिलेशन बनेगा। अब है ये शो करना, पहले तो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले यहाँ तक करते हैं, आर को शो करते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। एक बात बताओ, क्या मैं रिलेशन बना ही ना लूँ? ए से ए पर है, क्योंकि हम इसको इस बार पिक्चर में बना सकते हैं कि एलिमेंट ज़्यादा है ही नहीं, 7 एलिमेंट्स केवल हैं। अगर ये होता है तो देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म में, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म से हम इसको रोस्टर फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि इधर 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से। अब देखो या तो दोनों ओड या दोनों इवन है, तो 1 का 1 से हो गया क्योंकि 1 और 1 ओड है, 1 का 3 से हो गया, 1 का 5 से हो गया, और 1 का 7 से हो गया। ये आपस में ओड हैं, तो ओड का ओड से हो गया। ठीक, फिर 2 का इवन से ही होगा, 2 से होगा, 2 का 4 से होगा, 2 का 6 से होगा, इवन से ही होगा। ऐसे ही 3 का ओड से होगा तो 3 का 1 से, 3 का 3 से, 3 का 5 से, और 3 का 7 से। ऐसे 4 का इवन है तो इवन से होगा, 4 का 2 से, 4 का 4 से, और 4 का 6 से। फिर ऐसे 5 का तो 5 का 1 से, 5 का 3 से, ओड का ओड से, और 5 का 5 से, और 5 का 7 से 6 का 2 से, 4 से, और 6 से। फिर 7 का 1 से, 3 से, 5 से, 7 से। बहुत सारे एरो लग गए, पता भी नहीं चल रहा कौन किस पे लग रहा है। चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अगर मैं लिखूं आर को, तो क्या मैं सारे लिख सकता हूं, सारे एलिमेंट? हाँ लिख लो। 1 का 1 से है, फिर 1 का 3 से है, फिर 1 का 5 से है, थोड़ा सा बड़े होंगे, ज़्यादा एलिमेंट होंगे पर कोई दिक्कत नहीं। 1 का 7 से है, फिर 2 का 2 से, 2 का 4 से, 2 का इवन है तो इवन से ही, फिर 2 का 6 से। चलो, फिर 3 का 1 से, 3 का खुद 3 से, 3 का फिर 5 से, और 3 का फिर 7 से। फिर ऐसे ही 4 का 2 से, 4 का 4 से, और 4 का 6 से। फिर ऐसे ही 5 का 1 से, 5 का 3 से, 5 का 5 से, और 5 का 7 से। फिर ऐसे ही 6 का 2 से, 6 का 4 से, फिर 6 का 6 से। ठीक है ना? फिर 7, फिर 7 वाली लाइन, 7 का 1 से, फिर 7 का 3 से, 7 का 5 से, और 7 का 7 से। ये बन गए आपके। बहुत सारे एलिमेंट हैं इसके अंदर, ठीक है ना? अब ये सेट पूरा आपके पास तैयार है, ऐसे कह लो पूरा रिलेशन आपके पास तैयार है। कौन सी फॉर्म है? रोस्टर। तो रोस्टर में तो ऐसे ही चेक हो जाएगा। पहले तो हमें शो करना कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस का मतलब होता है कि पहले प्रूफ करो ये रिफ्लेक्सिव है। तो देखो ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं? ए के अंदर एलिमेंट हैं सर 1 2 3 4 5 6 और 7। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए ए के जितने भी एलिमेंट हैं सबका पेयर होना जरूरी। 1 तो मतलब 1 1 होना जरूरी, ये रहा। 2 तो मतलब 2 2 होना जरूरी, ये रहा। 3 तो मतलब 3 3 होना जरूरी, ये रहा। 4 तो मतलब 4 4 होना जरूरी, ये रहा। 5 तो 5 5 होना जरूरी, ये रहा। 6 तो 6 6 होना जरूरी, ये रहा। और 7 तो 7 7 होना जरूरी है। सारे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ से पहला हो गया रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो सर ये हो गया। अब आ जाओ सिमेट्रिक। जितने इसके अंदर पेयर हैं उन सारे पेयर के उल्टे भी इसी के अंदर होने चाहिए। अब देखो ये जितने 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 7 7 ये तो खुद के उल्टे हैं, तो इन्हें तो चेक करने की जरूरत ही नहीं।
बाकी को चेक करो, 1,3 तो 3,1 इसमें होना चाहिए। अब ऐसे सोचो ना, 1 का 3 के साथ है क्योंकि 1 और 3 दोनों ओड हैं, तो 3 का 1 के साथ भी होगा क्योंकि 3 और 1 भी ओड हैं दोनों। तो देखो इसका उल्टा ये रहा, 1 3 का उल्टा 3 1, 1 5 का उल्टा 5 1, 5 1, 1 7 का उल्टा 7 1, ये रहा 7 1, 2 4 का उल्टा 4 2, 4 2, 4 2, ये रहा 4 2, 2 6 का उल्टा 6 2, ये रहा 6 2। इसी तरीके से सबके हैं, 3 5 का 5 3। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर ए कोमा बी दोनों ए और बी इवन है तो बी और ए भी इवन होंगे। इसका मतलब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ए कोमा बी आर के अंदर है, तो यहाँ इंप्लाइज हो रहा कि बी कोमा ए भी आर के अंदर है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक है नहीं। सारे पेयर देख लो, कोई सा पेयर छोड़ो मत, सारे पेयर देख लो, सबके उल्टे इसके अंदर हैं। अब आ जाओ ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में चाहे तो आप पेयर से कर लो कि जैसे 1 का 1 से है, 1 का फिर 3 से है, फिर 1 का 4 से है, फिर आगे उनका किस किस से है वो चेक कर सकते हो। जैसे पहले 1 का ले लो, 1 का किस किस से है, 1 का 1 से है सर, 1 का 3 से है सर, 1 का फिर 4 से है सर, नहीं वो सॉरी 5 से है, फिर 1 का 7 से है, ये 1 का है सबके साथ। फिर आगे देखो, और 1 का आगे फिर किस किस से लोगे, 1 का खुद फिर 1 से, फिर 1 का फिर आगे 3 से, फिर आगे 5 से, फिर आगे 7 से, तो फिर 1 का 1 से और फिर 1 का आगे 1 से, तो इस 1 का इस 1 से होना फिर जरूरी है। फिर ऐसे ही इस 1 का फिर आगे इस 3 से होना जरूरी है, और सबका है आपस में देख लो, 1 का 3 से, ये रहा 1 का 3 से, फिर 1 का सीधे 5 से, 1 का ये रहा 5 से, फिर 1 का सीधे 7 से, ये रहा 1 का। ऐसे ही 1 3 ले लो, जैसे 1 का 3 से ले लिया आपने, फिर 3 का देखो आगे किस किस से है, तो 3 का सर 1 से है, 3 का 3 से है खुद, 3 का 5 से है, और 3 का 7 से। तो 1 का सीधे 1 से होना जरूरी है, 1 का सीधे 3 से होना जरूरी है, फिर 1 का 5 से होना जरूरी है, फिर 1 का 7 से होना जरूरी है। इस तरीके से आप सबके देखोगे तो सारे आपके निकल के आ रहे हैं ट्रांजिट। सर ऐसे करके दिखाएंगे तो बहुत देर लगेगी। अब लो, देर लगाने से अच्छा ये है, काम को आसान कर लेते हैं। हटाओ, ऐसे लिखो ना, इसके अंदर एक एलिमेंट लेट कर लो, वही जो तरीका बताया था। ए का बी के साथ रिलेशन है एंड बी का सी के साथ रिलेशन है, तो ए का बी के साथ रिलेशन तब होगा ना जब दोनों या तो ओड होंगे या इवन होंगे। ए बी बोथ आर ओड और इवन, और बी का सी के साथ है तो एंड बी सी बोथ आर ओड और इवन। ठीक है, अगर ए और बी दोनों ओड हैं, मान लो पहला केस ले लिया हमने, ए और बी दोनों ओड हैं, और बी और सी भी फिर तो ओड होंगे, तो ए और सी तो ओड होंगे ही होंगे ना। तो हम यहां से लिख सकते हैं ए कॉमा सी बोथ आर ओड और इवन। समझ गए ना आप मेरी बात। पहला केस ऐसे लेके कर सकते हो आप कि मान लो कि ए और बी दोनों ओड हैं, तो बी और सी भी ओड होंगे, तो ए और सी तो ओड हो ही जाएंगे। जब ए बी ओड बी सी ओड, तो ए सी ओड आ गए। ऐसे ही ए और बी को इवन मानोगे तो ए बी इवन, बी सी इवन, तो ए सी इवन हो जाएंगे। तो हम यहां से लिख सकते हैं ए कोमा सी बोथ आर या तो ओड या इवन, ए कोमा सी। तो इसका मतलब ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कोमा सी आर से बिलोंग करता है। तो बस हो गया काम। अब जब ये आर के अंदर है, ए कोमा बी भी आर के अंदर है, बी कोमा ए सी भी आर के अंदर है, बी कोमा सी भी आर के अंदर, ए कोमा बी आर के अंदर है, बी कोमा सी आर के अंदर है, तो ए कोमा सी भी आर के अंदर इंप्लाइज हो गया यहाँ पे। तो इसका मतलब आर इज ट्रांजिटिव। तो जब आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये इक्विवेलेंस हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। इस क्वेश्चन को और पढ़ो, आगे आगे भी दिया है इसने, यहां तक काम खत्म कर लिया हमने। फर्दर शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट A 1 3 5 और 7 के एलिमेंट
अपने आप से रिलेट कर रहे हैं, रिलेटेड टू ईच अदर। हाँ बिल्कुल, देखो 1 को अगर देखोगे 1 से, 1 को 3 से, 1 को 5 से, 1 को 7 से, लेकिन 1 को 2 से नहीं है या 1 को 4 से नहीं है। तो ओड वाले एलिमेंट इवन से कहीं पे भी रिलेट नहीं कर रहे। इसका मतलब 1, 3, 5 और 1 और 7 वाले जो एलिमेंट है खुद अपने आप से रिलेशन रखते हैं क्योंकि वे ओड हैं। ऐसे ही 2, 4, 6 वाले जो एलिमेंट्स है वे खुद से कर रहे हैं। 2 का 2 से है, 2 का 4 से है, 2 का 6 से है, 4 का 2 से है। ये मैं दिखा दूं कि 1 का जैसे 3 से है, 1 का जैसे 5 से है, फिर 1 का 7 से है और 1 का खुद 1 से है। देख लो, ये सारे के सारे जितने ओड हैं ये आपस में ही रिलेशन कर रहे हैं एक दूसरे से। फिर ऐसे ही 3 का 1 से, 3 का 3 से, 3 का 5 से, 3 का 7 से, ये आपस में रिलेट कर रहे हैं। हाँ, तो आपस में रिलेट कर रहे हैं, लेकिन ये ओड वाले जितने नंबर्स हैं ये इवन वालों से रिलेट नहीं कर रहे। 2, 4, 6, ऐसे ही 2 का 2 से, 4 का 4 से, 6 का 6 से और 2 का 4 से, 4 का 2 से, इस टाइप से सब आपस में रिलेट कर रहे हैं। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ कर सकते हैं हम। इनके ओड वाले अलग सेट ले लो, ओड वाले सारे उनको देख लो कि वे ओड से ही रिलेट कर रहे हैं। ओड नंबर ओड से रिलेट, और वो तो करेगा ही क्योंकि ओड ओड से रिलेट कर रहा है, इवन इवन से रिलेट कर रहा है। तो ये बात यहाँ पे प्रूफ हो जाती है कि 1, 3, 5, 7 खुद अपने आप वाले एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, और 2, 4, 6 वाले जो एलिमेंट है वो खुद अपने ही सेट के एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं। कोई भी एलिमेंट 1, 3, 5, 7 का कोई भी एलिमेंट 2, 4, 6 के सेट के एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है। ये आपको प्रूफ करना था। ये सारा जब सेट ही बना दिया आपने, ये आर ही बना दिया, इसके अंदर से सारी चीज़ आप देख सकते हो कि सारी चीज़ यहाँ पे प्रूफ हो रही है। ये बात बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है कि ऐसा हो नहीं रहा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। यही हमें यहाँ पे शो करना था। जब आप रिलेशन ही लिख दोगे तो ये सारी बात शो अपने आप हो जाएगी। वहाँ से आप कह सकते हो कि आप इस रिलेशन के अंदर देख सकते हो कि 1 से, 3 से, 5 से, 7 से रिलेट कर रहा है। ये सब आपस में रिलेट कर रहे हैं इस रिलेशन के अंदर। 1, 3, 5 या 7 वो 2, 4 या 6 से रिलेटेड नहीं है। पूरे रिलेशन के अंदर आप देख सकते हो, मतलब रिलेशन बना दिया तो सब कुछ बना दिया आपने। चलो ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका आज रिलेशन फंक्शन का एग्जाम्पल 6 तक मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझा दिया, बढ़िया से ये भी समझा दिया सेट बिल्डर में है तो किस तरह से हमको, किस मेथड से हमको उसे प्रूफ करना है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिविटी कैसे चेक करनी है, और अगर हम उसको सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो हम कैसे करते हैं वो आपको पहले भी पता है और इस क्वेश्चन में भी हमने कुछ देखा है। देखो, अगर सेट बहुत बड़ा बन जाए, आर के अंदर बहुत सारे एलिमेंट, जैसे इसके अंदर एलिमेंट बहुत सारे थे, तो हम इसको सेट बिल्डर वाले मेथड से ही कर सकते हैं। उससे करना इजी रहता है। ठीक है, कभी किसी से कर लो, कभी किसी से, जिससे आपको इजी लगे। लेकिन सेट बिल्डर वाले मेथड से करना इजी पड़ता है। उसमें हम ज़्यादा सारे एलिमेंट्स को नहीं देखना पड़ता, इसमें सारे एलिमेंट्स को चेक करना। कम एलिमेंट हो तो इस मेथड से कर लो, रोस्टर वाले से, और ज़्यादा एलिमेंट हो या सेट बिल्डर में दे रखा हो तो फिर अपने मेथड सेट बिल्डर वाले से ही करो। तो चलिए अब इस लेक्चर को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और इक्विवेलेंस क्लास भी मुझको बताना है, तो इक्विवेलेंस क्लास को भी डिस्कस करेंगे। चलिए बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके बेटा।